नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षर क्रूज पर। सबसे बड़ी बात यह कि चुनावों में जब भी बात आती है जनता के मूड की, हम भांपने के लिए जाते हैं और एक बार फिर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है जनता का मूड भांपने के लिए अनामिका। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, इस बीच हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है। और इस बीच हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि बदलते साल के साथ हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी कैसे देश की गौरव गाथा बढ़ी मृदुल। और सबसे बड़ी बात यही है अनामिका कि देश और विदेश में भारत का गौरव कैसे बढ़ रहा है, क्या वाकई विकास हो रहा है, विकास के कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता अपनी राय रखेगी, जानेंगे मैं और अनामिका। तो आइए चलते हैं सफर पर। इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन जनता में उत्सुकता और उत्साह इतना था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पार्टीज करने के लिए आते हैं और चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, और एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पे वीराना था, सोनापन था, मलबे का ढेर था, लेकिन उस मलबे के ढेर पर जो ताज जैसी कोई चीज सजा दी गई हो साबरमती रिवर के नाम पर, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और बड़ी बात यही है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहीं से विकास की कहानी शुरू होती है। और इस वक्त मैं सबसे पहले कुछ लोगों को परिचित करा देता हूँ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए। तो हम भी जब नीचे उतरे, चर्चा शुरू हुई, तो हमने कहा कि क्यों ना चुनावों की जब चर्चा चल रही है देश में, तो विदेशों में क्या माहौल है और देश में क्या माहौल है, इस पर चर्चा की जाए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय शाह है। जय शाह जी। सर जय शाह फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जय शाह एंड ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि एनआरआईज बड़ी संख्या में गुजरात में आए और पूरे देश भर में आए और उन्होंने विकास को देखा है। तो सर ये बताइए जरा कि कैसे विकास को आपका नापने का पैमाना है, कैसे आप देखते हैं? तो मैं खुद मूलतः अहमदाबाद से हूँ, कर्णावती में कहते हैं। और 15 साल पहले जब मैं यहाँ से निकला था, तो भारत में ऑस्ट्रेलिया गया था, उस समय ये जो नदी है यहाँ पे कुछ नहीं था, वीरान नदी थी, मलबे का ढेर जैसे उन्होंने कहा। आज मैं अगर आता हूँ यहाँ पे तो मैं रिवर फ्रंट देखता हूँ। मैं मुंबई से वहाँ पहले आता था तो 8 घंटे 10 घंटे ट्रेन में बच्चे की यात्रा होती थी। आज वंदे भारत में 5.5 घंटे वो सफर तय होता है। मैं गांधीनगर जाता हूँ जहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते हैं, वहाँ पे आज गिफ्ट सिटी खड़ी है। तो हम प्रत्यक्ष ये डेवलपमेंट को देख रहे हैं, तो इसीलिए हम वी थिंक मोदी इज डूइंग ग्रेट वर्क और हम उनके साथ सपोर्ट से जुड़े। और हम एक ड्यूटी, नैतिक हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें आके हमारा वोट देना चाहिए। एंड वी शुड आल्सो डू आवर आप सबने ड्यूटी। अपना वोट दे दिया है? जी बिल्कुल, आप सबने अपना वोट दे दिया है? बिल्कुल। तो ये बड़ी बात। We are US citizens, so we did not give. अच्छा, ये But we invite the people who has a Indian passport. And there are about 3,000. I'm just talking about in Gujarat. 3,000 plus Indian passport holder came to vote just for the voting. अच्छा, सजी हुई हो तो काफी बातचीत होती है, काफी मुद्दे होते हैं और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को, जी सर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, जब हम विकास को देखते हैं, हाल ही में G20 समिट हुआ, प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, लेकिन उस पर जब इस तरह के कमेंट आते हैं कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ विदेश घूमते हैं, उसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, क्या सोचते हैं? देखो, मैं इतना बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आज वैश्विक जो अपनी एक पहचान बनाई है भारत में, वो पहचान यहाँ G20 जो मीटिंग हुई उसमें हमें दिख रही है। साथ में हम बात करते हैं कि देश में प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो विदेश के अंदर आई विजिटेड मोर देन 124 कंट्रीज। और वहाँ पे जो लोगों के दिमाग में, जो लोगों के आंखों में भारत के प्रति जो एक प्यार बढ़ा है, एक विश्वास बढ़ा है, एक ट्रस्ट बढ़ा है और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। आज गुजरात की बात करें तो गुजरात में ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहा है। मैं बात करूं इलेक्शन टूरिज्म पे, तो इलेक्शन देखने के लिए इस बार मोर देन 9,000 लोग अपनी इलेक्शन देखने के लिए आए इंडिया डायस्पोरा। तो इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश विदेश में गए हैं, वहाँ पे भारत की जो आइडेंटिटी है उसको मजबूत किया है, उसको क्रिएट किया है, विकास दिखाया है। विकास आप आज क्रूज में बैठे हैं, जब तक आप क्रूज में नहीं आए थे
तब तक आपको पता नहीं था कि साबरमती रिवर फ्रंट इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा रिवर फ्रंट है, इतनी अच्छी होटल है, इतना अच्छे ब्रिज है। और मैं चाहूंगा कि आप तस्वीर भी दिखाते रहिए हमें। लेकिन मैं सवाल जोड़ूंगी इसी में, मैं सवाल जोड़ूंगी मैं, और मैं आपसे भी इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। 2014 में जिस गुजरात मॉडल का जिक्र हुआ करता था, अगर आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था पीएम के तौर पर, तब गुजरात मॉडल की चर्चा बहुत हुआ करती थी। 2014 से 2024 में आ चुके हैं हम, 2024 के चुनाव हो रहे हैं। इन 10 सालों में गुजरात मॉडल जिसको लागू करने का प्रयास हुआ, अलग अलग स्टेट्स में एक मॉडल की तरफ पेश करने का प्रयास हुआ, कहाँ पाते 10 सालों में सफल हुआ? देखो 10 साल के अंदर आप विकास तो देख ही रहे गुजरात का, लेकिन विकास ऐसा नहीं है कि रोड बन गए, ब्रिज बन गए और ये विकास है। विकास ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना हुआ, विकास ये है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या हुआ, विकास ये है कि गांव-गांव में एजुकेशन कैसे पहुंचा, गांव-गांव में हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो वैश्विक विकास जो है गुजरात का वो आज बना है। आज जापान की कंपनियां, सिंगापुर की कंपनियां, चाइना की कंपनियां गुजरात में आ रही है और यहाँ का एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट ये 2024 तक 14 से 24 तक मोर देन 28% तक बढ़ा है। आज टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म का ग्रोथ जो है गुजरात में, और भारत की बात करते हैं तो भारत का टूरिज्म का जो ग्रोथ है वो आज टूरिज्म हम ऑलमोस्ट 6 to 7% पर थे, तो उसमें से 18% ग्रोथ में हम पहुंचे हैं। तो जीडीपी में कोई भी कंट्री का जो टूरिज्म का ग्रोथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों लोग टूरिज्म के साथ जुड़े हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है टूरिज्म के लिए वो भी एक नोंदनीय है। राम मंदिर से लेके वाराणसी कॉरिडोर से लेके द्वारका में जो ब्रिज बना है, द्वारका में जो क्रूज शुरू हो रही है, रिवर फ्रंट में आप क्रूज देख रहे हैं, रण उत्सव देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, तो एक जो टूरिज्म का ग्रोथ है वो प्रधानमंत्री जी का ही विजन है। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जब बात होती है टूरिज्म की तो ये भी चर्चाएं शुरू होती हैं, और मैं सर से अब चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि अभी तक चुनावों में मुद्दा एक बहुत ज्यादा चर्चा का बहुत जल्दी टूट जाने ऐसा। आप सोचिए कि इतनी अच्छी लग्जरियस अगर क्रूज अगर जो गुजरात में अगर बन रही है तो ये विकास का एक मुद्दा है। अभी आपने जो बात करी गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल की कई सारी व्याख्याएं हैं। शुरुआत अगर जो करें तो जॉब के लिए उस एक समय ऐसा था कि गुजरात में मतलब पूरे भारत में सरकारी नौकरी के लोगों की बड़ी इच्छा रहती थी कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सबको सरकारी नौकरी देना मुश्किल है। उसी वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ गुजरात में जो एक स्टेप लिया है जिसको आप गुजरात मॉडल के नाम से ले सकते हैं, और पूरे इंडिया में वो छा गया। क्या ये देश में पूरा लागू हो पाया है गुजरात मॉडल देश भर में? जॉब वाला तो कई स्टेट में हो चुका है। अच्छा हाँ, और दूसरे आगे बढ़ के भी मैं बात बताऊँ, अफ्रीका के कई मुल्कों ने इंडिया और गुजरात मॉडल अपनाना शुरू किया। मान लो कि ये जीएसटी का मुद्दा था, टैक्स का जो मुद्दा था, तो अफ्रीका के कई मुल्कों को देशों को मालूम है। टैक्स के मुद्दे पर सूरत में विरोध हमने देखा अनामिका। टैक्स के मुद्दे पर व्यापारियों का जीएसटी को लेकर, टैक्सेस को लेकर अपने अपने विचार अलग रहे, स्टेट वाइज हो सकता है क्योंकि टैक्स जब किसी को कुछ देना होता है ना तब प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जब लेना होता है तब कुछ नहीं होता है। जब इतनी सारी आप सहूलियत ये देश में आप पा रहे हैं, आप इतना सारा आपको सरकार से मिल रहा है, तो सामने टैक्स देनी अपनी जिम्मेदारी है। आपने अभी इनहेरिटेंस जो टैक्स की बात की, जिसने जो कहा उसके मायने में रहा, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, जो मैं अमेरिका रहा हूँ, तो वहाँ ये टैक्स 55% क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग जो रहते हैं वो ज्यादातर फैमिली बेस्ड हैं। किसी के पास समझो कि मिलियंस डॉलर की प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट में चली जाती है, कोई और जगह चली जाती है, तो वो ट्रस्ट के पैसे को गवर्नमेंट के यूज के लिए उन्होंने 50% का जो डाला था, लेकिन वो भारत में संभव नहीं है क्योंकि यहाँ फैमिली ओरिएंटेशन वाली एक व्यवस्था है। तो यहाँ किसी का पैसा छीनना या किसी से टैक्स के नाम से किसी का पैसा लेना, ये भारत में कभी संभव नहीं। अच्छा, बातचीत के बीच मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि क्या लोग मिस करते गुजराती टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट विदेशों में जाकर के, जब आप लोगों को वहाँ पे खाकड़ा, फाफड़ा, ढोकला सब चीजें ऐसा कहा जाता है कि प्याजा बस्ती गुजराती, प्याजा सदाकाल गुजरात। तो जहाँ और मैं कहूँगा कि एक छोटा भारत मुझे देखने को मिला हाल ही में, जब हम लोगों की टीम अलग अलग इवेंट्स में जाती है तो हम देखते हैं कि एक छोटा भारत हर जगह पर बसा। सी जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम नहीं किया है ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। देश की विपक्षी पार्टियों के ये हाल है कि उन्होंने कभी भी इलेक्शन के अलावा ग्राउंड वर्क किया ही नहीं है। दे डू नॉट हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, दे हैव लीडर्स,
वी हैव स्किल्स, वी हैव लीडर्स, वी हैव कार्यकर्ता। आप मानेंगे हमारे यहाँ CR पाटिल जी ने, हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष, पेज समिति, पेज पढ़ना आपने सुना होगा। आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, विकास की आप बात कर रहे थे, GST की आप बात कर रहे थे, GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार हो चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 140 करोड़ के कंट्री में छोटे मोटे मुद्दे होते रहते हैं, पर मैटर ऑफ फैक्ट इज GST में सक्सेसफुल है, गलतियां थी वो सुधारी गई। रही बात आपने जो क्वेश्चन किया हो, दूसरी किसी भी पार्टी के पास ना तो नियत है, ना दृष्टि है, ना ही तो उनके पास वो नेतृत्व है जो कोई यात्रा निकालते हैं पैदल कई किलोमीटर की, प्रियंका गांधी जिक्र करती है, उसके जरिए वो देश विश्व- पहुंचने की कोशिश करते हैं। विश्वसनीयता कौन करता है उनकी बातों में? आपने कुछ करके दिखाया है क्या? मोदी साहब ने ये रिवर फ्रंट बनाया है। आप एशियन कंट्रीज को आजू बाजू के जो एशियन कंट्रीज आप देख लीजिए, वो हमारा ये रिवर फ्रंट देखने आते हैं। आज जो गुजरात में हो रहा है, गुजरात मॉडल की जो बात है रही है ना, वो सिर्फ विकास, हाई फाई लाइफस्टाइल, NRI एनर्जीज वो नहीं है। इन लोगों ने जो भी मेहनत करके कमाया है, गुजरात ने जो मेहनत करके बनाया है, ये सबके परिणाम आज मनीष भाई की क्रूज में यहाँ पर सामान्य इंसान भी आ सकता है, गांव का बंदा भी आ सकता है। वो विकास है। ये विकास के फल हम गांवों तक लेके गए, वहां पर बिजली लेके गए, वहां पर रोड लेके गए, वहां पर पानी लेके गए, वहां पर शौचालय लेके गए। सो दिस इज द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ BJP गवर्नमेंट वेरेवर इट इज वर्किंग लाइक दैट वे। सो कार्यकर्ता हमारे यहाँ महत्व का है, लोग यहाँ हमारे लिए पहचान रखते हैं, और आम लोग तक जो भी विकास की बातें पहुंचती है, सरकार की योजनाएं, आप नहीं मानेंगे, CR पाटिल जी ने जब यहाँ पर अध्यक्ष बने ना, तो सबसे पहले जैसे अमेरिका में जॉब्स के लिए एक बुक हमेशा हर साल आती है, जिसमें आप गवर्नमेंट की जो योजना है जॉब से आप उसे देख सकते हो। CR पाटिल जी ने गुजरात में पहली बार ये प्रयोग किया कि सरकार की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं गाँव के लिए, स्टेट्स के लिए, वो एक एक लोग तक हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचे। अच्छा, लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से ये भी था, इसका जवाब जो पहले दे देगा उसका विरासत आज योगा गरबा हाँ, हाँ। अमेरिका में, लेकिन सांस्कृतिक भारत गौरव लेके पूरी दुनिया में छा गया। बिल्कुल। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अब कहना चाहते हैं मैं रिपब्लिक की तरफ से आप कहिए बात, फिर मैं भी कहूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया से आता हूँ, आपने सुना है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने क्या ना, शी इज डूइंग बैचलर्स इन अमेरिका, रिसर्चिंग हियर, हर नेम इज दिव्यता। वो जूलॉजी में हमारे हिंदुस्तान में आई है, अमेरिका छोड़ के आगे का रिसर्च करने के लिए। तो इससे आगे तो क्या विकास होगा? अमेरिका वाले जब यहाँ पर आ रहे हैं, जमाने में हमारे लोग जाते थे, हाँ, अभी और अब उधर आ से रहे आ रहा है। उधर से लोग आ रहे हैं। जो था ना, तो ये विजन अभी अनामिका हमारा लगातार जारी रहेगा। अभी हम लोग और भी चर्चा करेंगे, आप लोग अपना डिनर पूरा करिए, फिर हम आप लोगों से बात Thank you. करेंगे। अभी हम चलते हैं अनामिका, थोड़ा सा दर्शकों को ऊपर दिखाते हैं क्या है। क्रूज की खूबसूरती दिखाने चलते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव के बीच अगर विकास की बात करते हैं, विकास की गाथा के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अब देश में 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, ऐसे में मृदुल विकास को लेकर के जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल, इसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। और देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले डिनर टेबल पर चर्चा कर रहे थे, और अनामिका अब मैं फिर बताऊंगा कि हम गुजरात में अक्सर क्रूज पर हैं, और आप देखिए जरा, ये बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है, और अब यहां से विकास की जो नई गाथा लिखी जा रही है, अब पूरे देश में क्या चर्चा है ये जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष जी, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि अब 4 चरण बाकी हैं, देश भर में बड़े मुद्दे आ रहे हैं, गूंज रहे हैं मुद्दे, और विपक्ष के जो नेता हैं, जब हम नीचे बात कर रहे थे तो विरासत पर हमने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप कम्युनल बात करते हैं, और वो आरोप तो ये भी लगाते हैं कि आप लोग नफरत फैलाते हैं। वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। ये देश जो टिका है ना, वो सनातन पे टिका है, और सनातन संस्कृति आज से नहीं है, सनातन संस्कृति हमारी सालों से है। गुजरात की हम बात करते हैं तो 5000 ईयर्स ओल्ड हमारा सिविलाइजेशन है। हमारे यहाँ धोलावीरा की जो संस्कृति है, तो 5000 साल पहले धोलावीरा में लोग सभ्य संस्कृति के साथ जीते थे। आज हम कृष्ण भगवान की बात करते हैं, तो यहाँ पे
आपने कृष्ण भगवान का जिक्र किया, मैं माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में दर्शन करने गए, राहुल गांधी कहते हैं कि ये नौटंकी है। मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि भगवान जन्मे थे वहाँ पे मथुरा में, वृंदावन में, मथुरा में उनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन भगवान द्वारकाधीश यहाँ पे आके बने। भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई, यहाँ पे भगवान ने सोने की नगरी बसाई। भगवान का जो शेष जीवन था, भगवान 125 साल जिए, तो 125 साल में 100 साल से ज्यादा उन्होंने गुजरात में अपनी कर्मभूमि बनाई, और यहाँ से उन्होंने सारी जो लीलाएं थी, महाभारत का युद्ध था, द्रौपदी के चीर पूरने का काम था, कि सुदामा से मिलने का काम था, वो जो सारी संस्कृति की बात करते हैं तो वो सब द्वारिका में यहाँ पे भगवान ने की। तो भगवान की संस्कृति जो है द्वारिका, तो सालों से हम सनातन के लिए ये एक मान्य रखती है। और प्रधानमंत्री जी ने आज द्वारिका में जाके जो सोने की नगरी डूबी हुई थी उसको उजागर किया, तो उसमें कोई, मैं बोलता हूँ कि लोगों को, भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति पे नाज है, और प्रधानमंत्री जी ने उसका गौरव बढ़ाया है। ऐसे ही जी सवाल दरअसल ये था आपसे सवाल दरअसल ये कि आपने चुनाव देखा होगा बहुत बारीकी से, पहले मंदिर मस्जिद आया, विकास, मंगलसूत्र, उसके बाद अब आया मार्केट में नया वोट जिहाद, आपने जिक्र किया होगा। तो ये जब चौथे चरण को पार कर चुके हैं, अब हम वोट जिहाद पे पहुंच चुके हैं, देश में चर्चा आरक्षण को लेकर फिर से रिवाइव करने की बात हो गई, ये सबको देखकर के क्या लगता है ये जो मुद्दा है चुनाव को लेकर भटक गया है, या ट्रैक पर आ नहीं पा रहा है, या बताने का प्रयास कर रहा है? उनको लाना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए, वो लोग ला रहे हैं, बट आई थिंक बीजेपी और मोदी जी क्लियर है कि डेवलपमेंट इज द एजेंडा, और जनता भी उसको रखा रहा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात अनामिका ये है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर चर्चा ये भी की जाएगी कि जब चुनाव वोटिंग परसेंटेज पर आके रुक जाता है। मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और ये भी बताइए कि आपका नाम क्या है, और जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम भारत ही नहीं, विदेश से जो लोग भारत आए उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप लोग वोटिंग परसेंटेज? मेरा नाम मुकेश पटेल है। एक्चुअली क्या होता है कि भाई जब भी कोई वोटिंग कम होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई रूलिंग पार्टी को ऐसा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा? आगे आ जाइए सर आप भी। नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को, बिल्कुल फर्क नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये बताइए, जब 3 चरण हो चुके हैं, हम चौथे चरण में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में सीट है, विपक्ष कहता है कि कहां से गेन करेगी बीजेपी, क्या लगता है आप लोगों को? सब जहाँ पे अभी बीजेपी प्रिवेलिंग है इधर, जिस स्टेट में, वहीं पे इजाफा होगा सीट्स में। अच्छा, हाँ पक्का। लेकिन सर सवाल इसमें मेरा ये है, टेक्निकल सा सवाल है, सवाल दरअसल ये कि हम गुजरात में मौजूद हैं, साबरमती क्रूज पर हमारी मौजूदगी है, लेकिन जब हम बाकी स्टेट्स में जाते हैं जहाँ पे ज्यादा सीटें हैं, जैसे बिहार की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, उन राज्यों की अपनी चुनौतियां हैं, उनकी रीजनल पॉलिटिक्स भी है, स्थानीय मुद्दे भी हैं, तो उन मुद्दों को काउंटर करना बतौर प्रधानमंत्री मोदी उस टारगेट के साथ जब वो 400 पार की बात करते हैं, कैसे करेंगे? सभी चुनौतियों का जवाब सिर्फ मोदी साहब ही है, इसलिए सीटें तो बढ़ेगी बराबर। साउथ में भी अकाउंट ओपन होगा ही होगा। अच्छा, और साउथ की जब बात होती है तो सनातन पर चर्चा हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह से बातें कही जाती है सनातन विरोध में, तो उसको लेकर क्या आप लोगों की सोचना है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जन्म से लेकर आज तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमेशा दिलों में रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विजन डॉक्यूमेंट्स आए, उसमें भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, और सांस्कृतिक धरोहर को हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर सनातनता और हिंदुस्तान की जो बात है वो बात रहेगी ही कहाँ? बिल्कुल, आज वही चीज है। What is wrong with it? आज जब आप अपने लेटेस्ट पिछले 6 महीने से 1 साल का डेटा देखा हो तो आज न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका
हमारे स्टूडेंट के प्रति आज स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ यूसीसी, दे यूजिंग द वी यूजिंग यूसीसी, इस हमारे नागरिकों के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि जब चर्चा हो रही है तो सब लोग आ गए। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इधर आ जाइए और लोग भी लगातार हमारे साथ हैं जो एनआरआईज यहाँ पर आए हुए हैं। अनामिका, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि हम लोगों से और बात कर सकें। कुछ महिलाएं भी आ गई हैं। अब चर्चा जब शुरू हो चुकी है तो कई सारे मुद्दे होते हैं। आप लोग जब भारत आते हैं तो आपके जहन में कौन से बड़े और अहम मुद्दे रहते हैं, जरा बताइए। हम भारत आते हैं तो हमारे जहन में ऐसा मुद्दा रहता है कि जैसे वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी सेवी है, मैं यूएस से हूँ, तो हमको भी ऐसा लगता है कि इंडिया भी टेक्नोलॉजिकल सेवी हो। जो नरेंद्र भाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम किया है और वो टाई अप किया है गेट्स के साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ और एलन मस्क के साथ, वो वी अप्रिशिएट अ लॉट। और इसके लिए इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। सो आई थिंक दैट इंडिया शुड नॉट बी लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट नरेंद्र भाई ने जो काम किया है टेक्नोलॉजी सेवी बनाने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, लेकिन लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं देश में और आप लोग बहुत सारे लोग वोटर भी यहाँ के होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे, तब भी देख रहे होंगे। जब आप यहाँ की वोटिंग परसेंटेज को देखते हैं या चुनाव के मुद्दों को देखते हैं तो क्या लग रहा है आपको? गुजरात आपकी मौजूदगी है और गुजरात से इस समय तो पूरा देश ही चल रहा है एक तरीके से, तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहली प्रतिक्रिया सर में क्या है? चुनाव के अंदर इंडिया का जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इंडिया के अंदर इतनी अच्छी तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सब मिलजुल के प्रश्न को पार पाते हैं, इंडिया के अंदर बहुत गौरव अनुभवते हैं। और दूसरा कि जो चुनाव कराने वाले जो अधिकारी लोग हैं सामने से बोलते हैं कि नहीं तुम चुनाव का ये अभियान के अंदर जुड़ो, तो दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है, अपन की इंडिया के अंदर ऐसा। बिल्कुल। तीसरी बात हमने देखा कि एक मेडिकल स्टोर वाला भी आपने चुनाव का वोट किया तो हम 10% डिस्काउंट मिलते हैं, तो दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं मिलते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। तीसरा प्रोजेक्ट हमने देखा कि हम मूवी देखने के लिए आज रात को जाने वाला है तो व्हाइट एंगल थिएटर में हम जाएंगे तो वहाँ भी इसने बोल दिया कि 10% हम डिस्काउंट देने वाले हैं। तीसरा एमटीएस के जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सुविधा है, तो बस वाला भी एएमटीएस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इसने भी नक्की कर दिया है कि चुनाव के अंदर जिसने वोट दिया है तो इसको हम 15% डिस्काउंट देंगे। होटल के अंदर हम आज खाने के लिए डिस्काउंट लिया, वोट दे दिया आपने। होटल के अंदर आज हम क्रूज में खाने के लिए आए हैं तो वहाँ भी हमको डिस्काउंट दिया। हम साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर जो क्रूज के अंदर हम आए हैं तो हमको यहाँ भी डिस्काउंट दिया। और इसने तो पेपर में भी डिक्लेयर किया है दिव्य भास्कर के अंदर कि हम डिस्काउंट देने वाले हैं। और बड़ी बात तो ये है, जब इतनी सारी बातें होती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमारी चर्चा शुरू हो रही थी, अनामिका आप बात करिएगा इनसे, मैं सवाल करता हूँ क्योंकि हमारे साथ वो शख्सियत जुड़ी हुई हैं जिनकी चर्चा शुरुआत में हुई, जो विदेश छोड़ के भारत में पढ़ाई करने आ रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि भारत में पढ़ाई को लेकर बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं हो रहे हैं। आपका क्या सोचना है, आपके जहन में क्या क्या चल रहा है, बताइए जरा। कैसे जागा आपको इंडिया जाकर मुझे ये कोर्स करना है या मुझे रिसर्च करनी है, ये इंटरेस्ट कैसे? बहुत अच्छा इसका स्टडी के हिसाब से तो रिलीज कब होगा? बात करते हैं आधी आबादी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए थे, तो तलाक से लेकर महिलाओं के आरक्षण की जो बात हम करते हैं, चुनाव में आपके जहन में क्या है प्रधानमंत्री मोदी के बजट को लेकर, खासकर महिलाओं पहुंचने वाले थे इसलिए क्या वो सोचना अच्छा नहीं।
जी जी। और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं, और मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, क्योंकि ये जो ब्रिज बना हुआ है, जरा दिखाइए उमेश और आजाद, जो ये ब्रिज बना हुआ है पीछे, ये भी, इस पर भी काफी विवाद भी हुए हैं, काफी सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन ये अटल ब्रिज जब बना था तब विकास को लेकर बड़ी बातें कही गई। सर आगे आ जाइए, आपने भारत में आके किस तरह का विकास देखा है, क्योंकि आपने काफी लंबा समय बिताया है, और अब तो 3 चरण संपन्न हो चुके हैं, अब 4 चरण और बाकी हैं। कैसे कैसे मुद्दे आपने देखे, जरा बताइए हमें। विकास तो अभी देख ही रहा है 10 साल में। अच्छा। जब मैं आता हूँ तो मैं मुंबई पहले रुकता हूँ, फिर वहां से आने में पहले इतनी दिक्कत होती थी, अभी आराम से ट्रेन, बढ़िया बढ़िया ट्रेन में आते हैं। अच्छा। कभी कभी ट्रेन तो यूएस में भी बेटर है, यूरोप की ट्रेन काफी बढ़िया है। तो ये बड़ी बात है, आगे आ जाइए आप। हाँ। तो अभी मैं प्लेन लेता ही नहीं हूँ मुंबई से, आराम से ट्रेन में ही आ जाता हूँ, तेजस या फिर वंदे भारत में। और वंदे भारत ट्रेन पर जब नाम पर सवाल उठते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? उनका कहना है कि वंदे भारत क्यों नाम रख दिया, फिर कहते हैं जब कई मर्तबा हमने देखा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लोग पत्थर मारते हैं उस पे आप लोग क्या सोचते हैं? जिन लोगों की सोच भारत के विरुद्ध है, जिसको वंदे मातरम या वंदे भारत बोलना नहीं है, उनके बारे में क्या कमेंट करेंगे? सी व्हेन यू आर प्राउड ऑफ इंडियन या भारत, तो वंदे भारत बोलने में क्या फर्क पड़ता है, क्या नुकसान है उसमें ऐसा तो नहीं कि मोदी का है। सब लोगों को ये समझना चाहिए कि देश तो हमारा है, भारत तो पूरे सारे इंडियन लोगों का है, सारे भारतीयों का है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सर, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से, चूंकि हम इस समय गुजरात में हैं और गुजरात का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि चुनाव तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष के बहुत सारे आरोप भी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के कि कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। बीजेपी का कहना है कि नहीं, हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। तो इन सबके बीच आप लोगों के मन में क्या चलता है, कहाँ से कहाँ आ गए? अब मैं तो बोलूंगा कि हम ऐसे तो 4th 5th इकोनॉमी तक नहीं पहुंचते। 10 बरस पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, और जिस तरह से हम रॉकेट गति से जा रहे हैं तो 3 तक पहुंचने में कोई देर नहीं है। By 29 I am 101%, you will be at the third. और मैं इसमें सवाल जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली के दौरान कहा है कि अभी आपने जब खाने के लिए जाते हैं, आप मेन कोर्स बाद में आता है, स्टार्टर्स पहले आते हैं। तो अभी जो 10 साल का कार्यकाल रहा है वो स्टार्टर्स का रहा है, तो आपको क्या लगता है मेन कोर्स में क्या आने वाला है? मेन कोर्स में अभी ऐसा आने वाला है कि जैसे वासु भाई ने बोला कि अभी भारत विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड मोदी जी विल बी रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड नेशंस शॉर्टली। ये बड़ी बात कही आपने। तो ट्रेलर बताया है। हाँ। अभी पूरी फिल्म तो बाकी है। मेन कोर्स में पीओके भी है क्या? मेन कोर्स में कश्मीर भी है? पीओके तो हमारी पुरानी मतलब मेमोरीज में है, हमारी डिमांड है, तो उसको तो आना ही आना है। अच्छा। और मेरे ख्याल से शायद 24 में ही अमित भाई ले लेंगे। अच्छा, मैं क्योंकि हम लोग करीब आ गए हैं, अनामिका एक आखिरी सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं। जब 400 पार की बात होती है तो इंडियन डायस्पोरा क्या सोचता है, और अब आप लोग क्या प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए फिर से तैयार है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व में भी ये चर्चा हो रही है कि आएगा तो मोदी। बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल आएगा तो मोदी ही 100%। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमने तैयारियां शुरू कर दी है, जब भी आने वाले हो, हमने बोल दिया था सिडनी में भी कि नेक्स्ट टाइम अभी किसी और शहर में आपको आना है, और इससे भी भव्य स्वागत आपको। ये बाकी इंडियंस जो रह रहे हैं वहाँ पे, जो एनआरआई हैं, उनके मन में चुनाव को लेकर कुछ अभी पसुपेश की स्थिति है क्या, कुछ कंफ्यूजन है क्या? जब मैं वहीं से निकला तब तो लोग यही बात कर रहे थे, वासु भी ये 400 पार की क्यों बात कर रहे हैं, हमें तो 500 पार चलना चाहिए। और ये देखिए, नंबर्स हालांकि चुनावों में जनता के हाथ में होते हैं अनामिका, और जनता जो है वो सर्वोपरि होती है, और इसलिए कहा गया है कि भारत सबसे पुराना लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र है, जहां रामायण की बात होती है, गीता की बात होती है। तो अब भारत की लोकतांत्रिक जनता किसे चुनती है, इंतजार रहेगा। लेकिन वाकई में क्रूज पर जो हमने चर्चा की है काफी सार्थक रही अनामिका। बहुत सार्थक रहने के साथ साथ हमें बहुत सारे जो विचार हमें सुनने को मिले। आ जाइए, आप कुछ कहना चाहते हैं गुजराती? एक गुजराती कहावत है, भले मोगो पड़े चोखा घीनो सीरो,
આવશે તો હીરાબાનો હીરો तो यहाँ पर जो एनआरआई है और बाकी जो अन्य लोग हैं उनकी ओर से अपनी अपनी राय सुन रहे होंगे आप। हर किसी को इंतजार है कि चुनाव कब खत्म हो, जनादेश कब आए। हालांकि ये तो जनता के हाथों में है, सीटें कितनी आएंगी, वोट किसको मिलेगी, सरकार किसकी बनेगी। मिथुन बिल्कुल, और 4 जून यानी मंगलवार को किसका मंगल होने वाला है ये रिपब्लिक भारत बताएगा आपको, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बताएगा। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ी टीम 4 जून को तैयार रहेगी। ऐसी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।